बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का 10th क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है और इसका प्रोसीजर क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके अंदर किस तरीके से डिफरेंट फ्रैक्शंस को अलहदा किया जाता है। तो जो आज का टॉपिक है, जो आज हम पढ़ेंगे, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर जब जो ओल्ड हमारे पास सिलेबस था उसके अंदर ये जो सवाल था ये अक्सर औकात पेपर के अंदर आपको देखने को मिलता था और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालात में से एक था उस टाइम के अंदर। तो आज अगर इस नई बुक के अंदर भी ये टॉपिक शामिल है तो इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ये टॉपिक जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता हो। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले जानते हैं पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया था। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम ऐसा मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर, जो हम ज़मीन के नीचे से हासिल करते हैं। ज़मीन को जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिलिंग के दौरान ज़मीन की गहराइयों में से जाके हमें लिक्विड, ब्लैक लिक्विड जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, वो हमें हासिल होता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब जो पेट्रोलियम होता है ये बेसिकली है क्या? क्रूड पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच डू नॉट बर्न ईजिली। ये बेसिकली क्या होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स सिंपल कुछ कार्बन एटम्स के कंपाउंड से लेके 30-40 कार्बन की जो चेन होती है ऐसे कंपाउंड्स के ऊपर भी मुश्तमिल होते हैं और ये एक मिक्सचर होता है। इसलिए जब आप इसको जलाएंगे तो ये जलाया भी इतनी जल्दी नहीं जाता। तो इसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। तो ये जो पेट्रोलियम होता है इसको यूज़फुल बनाने के लिए, ये जो पेट्रोलियम है ये यूज़फुल नहीं होता, तो इसको यूज़फुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। और ये जो टेक्निक होती है, जिस प्रोसेस के ज़रिए हम इस डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उसको जो अलहदा करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफ़ाइन का मतलब होता क्या है? रिफ़ाइन का मतलब होता है चीज़ को बेहतर करना, साफ़ करना। तो पेट्रोलियम को साफ़ करने का जो तरीकाकार होता है उसे हम कहते हैं रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? अगर हमने पेट्रोलियम को साफ़ करना है तो इसका एक प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है? तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट उसूल है वो ये है कि हमें उस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी होगी। हमें उस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमें उस पेट्रोलियम को हीट करना है। जब आप पेट्रोलियम को हीट करें अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा कि वो जो पेट्रोलियम होगा, उस पेट्रोलियम के जो अंदर फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शंस अलग-अलग हो जाएंगे। जब वो अलहदा हो जाएंगे तो इस टेम्परेचर के ऊपर जब हम 400 डिग्री सेल्सियस तक पेट्रोलियम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी यूज़फुल, जितने भी उसके अंदर फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे अलहदा हो जाएंगे। और जब वो अलहदा हो जाएंगे तो फिर हर फ्रैक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले जब हमें ज़मीन में से पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम मिल जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? सवाल ये बनता है कि अगर आपको पेट्रोलियम मिल गया तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? जब ज़मीन के नीचे से हमें वो ब्लैक गोल्ड मिल जाएगा, जिसे हम क्रूड पेट्रोलियम कह रहे होते हैं, तो उसके हम 3 स्टेप में से गुजारेंगे। सबसे जो पहला स्टेप होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। उसका मतलब क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही हमें पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे से हासिल हुआ तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा उसको न्यूट्रलाइज़ करना। किसको न्यूट्रलाइज़ करना? क्योंकि जैसे ही आपको पेट्रोलियम मिलेगा तो उस पेट्रोलियम के अंदर होंगी इम्प्योरिटीज़। अब वो इम्प्योरिटीज़ अगर उस पेट्रोलियम के अंदर रहती हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो पाइप्स हैं या आगे जो फ्रैक्शनिंग टावर है, फ्रैक्शनिंग कॉलम है, उसके अंदर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं उसको पहले नंबर पे क्रूड पेट्रोलियम को हम न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में से गुजारते हैं। इससे क्या होता है, कैसे हम करते हैं कि जो पेट्रोलियम होगा उसको या तो एसिडिक या बेसिडिक सॉल्यूशन के साथ वॉश करना पड़ेगा। जब भी हम उसको एसिडिक
या बेसिक सोल्यूशन के साथ वॉश करेंगे तो उसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी तो जिन पाइप्स के थ्रू पेट्रोलियम हम साफ़ करते हैं, फर्नेस के अंदर उसको हीट करते हैं, तो वहाँ पे क्रूसिव जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम इसको पहले नंबर पे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। जब पेट्रोलियम न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज पेट्रोलियम को बाद में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर लेके जाते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इसको टेम्परेचर दिया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो 400 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, या तो वो गैसेस के अंदर चेंज हो जाएंगे या वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो वेपराइज्ड क्रूड ऑयल होगा, वो जो अब वेपराइज्ड क्रूड ऑयल है, फिर हम इसको एक टाल फ्रैक्शनिंग टावर में से गुजारते हैं। अब ये टाल फ्रैक्शनिंग टावर होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये जो आपके पास आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये एक फर्नेस है, ये एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है। इस इलेक्ट्रिक फर्नेस का काम क्या होता है, इसने 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होता है। होगा क्या, बाहर से पाइप्स के थ्रू हम इस फर्नेस के अंदर क्या लेके आएंगे, क्रूड ऑयल को लेके आएंगे। जैसे ही वो क्रूड ऑयल इसके अंदर आएगा, इतने टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि जितना भी उसके अंदर क्रूड ऑयल होगा, जितने भी उसके अंदर फ्रैक्शंस मौजूद हैं, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस उसके अंदर जो मौजूद हैं, जिनका टेम्परेचर, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक है, क्या करेगा, वो वहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये फर्नेस है, और ये जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये होता है फ्रैक्शनिंग कॉलम। इस फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इनके स्टेप्स का पता चल जाना चाहिए। तो पहले स्टेप क्या होता है कि हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करना होता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना होता है, हमने इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर उस क्रूड ऑयल को हीट करना है, और जब वो हीट करने के बाद जब वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे वो कहाँ पे जाएगा, वो फ्रैक्शनिंग टावर के अंदर जाएगा, यानी कि फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से ये सब कुछ होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रूड ऑयल है उसे हम हीट करते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, यहाँ से क्रूड ऑयल जो है ये पाइप्स के थ्रू इस फर्नेस के अंदर आएगा। जैसे इस फर्नेस के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ाया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो पहले इस नंबर पे हम क्या करते हैं, व्हेन ऑयल इज हीटेड, जब हम ऑयल को हीट करेंगे तो क्या होगा, रिफाइनरी गैसेस फर्स्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनिंग टावर एंड एस्केप फ्रॉम द आउटलेट। तो क्या होगा कि उस क्रूड ऑयल के अंदर जितनी भी रिफाइनरी गैसेस हैं, तो जैसे ही यहाँ पे आएंगी तो सबसे पहले वो गैसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बहुत कम होता है, तो फ़ौरन से वो क्या करेंगी, फ़ौरन से वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएंगी, और साथ ही वो यहाँ से फ्रैक्शनिंग टावर के बिल्कुल टॉप पे चली जाएंगी, सबसे जो ऊपर वाला जहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही इनको टेम्परेचर कम मिलेगा तो फ़ौरन से इसको हम आउटलेट, ये बाहर हमने बनाई है आउटलेट, तो इस आउटलेट से इसको हम बाहर की तरफ ले आते हैं कंडेंस करके, लिक्विफाई करके। तो इस तरीके से सबसे जो पहला काम होता है, जब हम इसको ऑयल को यहाँ पे हीट करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी रिफाइनरी गैसेस होंगी वो सारी की सारी वेपर्स के अंदर चेंज होके फ्रैक्शनिंग टावर के अंदर आ जाएंगी, और जो टॉप फ्रैक्शनिंग टावर का आउटलेट होगा वहाँ से इसको हम बाहर की तरफ लेके आते हैं लिक्विफाई करके। तो ये पहले नंबर पे आप लोगों ने बात याद रखनी है। अब होगा क्या, जैसे जैसे इस फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, पहले 10 था, 10 से जब 100 गया, फिर 100 से 200 जाएगा, फिर 300, फिर 400, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी भी गैसेस जिस पॉइंट के ऊपर जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वहाँ पे वो वेपर के अंदर चेंज हो जाएंगी। जब वो वेपर में चेंज हो जाएगी तो यहाँ से वो कहाँ जाएगी, इस फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर आ जाएगी। अब ये जो फ्रैक्शनिंग कॉलम होता है ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनिंग कॉलम जो है बेसिकली एक लंबा सा टावर होता है। इस टावर के अंदर हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स लगाए होते हैं, और हर कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, होल्स हैं, और उन होल्स को, ये जो आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये होल्स हैं सारे के सारे, ये पूरे का पूरा कंपार्टमेंट है। ये गैसोलीन का कंपार्टमेंट है, ये नेफ्थलीन का कंपार्टमेंट है, ये कैरोसिन ऑयल का, ये डीजल ऑयल का, और ये फ्यूल ऑयल का। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर हमने क्या बनाए हुए हैं, यहाँ पे होल्स क्रिएट किए हुए हैं।
अब इन होल्स के ऊपर हमने बबल के थ्रू हमने क्या किया होता है, इन होल्स को क्लोज किया होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंपार्टमेंट है और हर एक कंपार्टमेंट एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर कंडेंस करेगा गैस को। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहला फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर आपके पास जो टावर आ रहा है, कंपार्टमेंट आ रहा है, उसका नाम है फ्यूल ऑयल। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, जैसे ही टेम्परेचर 340 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा तो क्या होगा कि वो गैस यहाँ पे जो वेपर्स थे जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे तो वो फ़ौरन से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो कंडेंस होके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जिस भी फ्रैक्शन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा वो लोअर पार्ट में आ जाएगा। द फ्रैक्शन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस इजीली इन लोअर पार्ट, कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 20 डिग्री सेल्सियस है, वो टॉप पे जाके वहाँ पे कंडेंस हो रहा है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो फ्रैक्शनिंग कॉलम के जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पे वो कंडेंस करेगा। तो जैसे ही वो तमाम के तमाम फ्यूल ऑयल जो 340 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कि यहाँ पे उसने वेपर्स बने थे, जब इस टेम्परेचर पे आएगा तो जितना ये टेम्परेचर होगा यहाँ पे वो कंडेंस करके साइड से हम इसको बाहर ले आएंगे। ऐसे ही इसके ऊपर जो है वो डीजल ऑयल का होगा। कितना टेम्परेचर है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो जो 300 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होगा उन वेपर्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस करके डीजल ऑयल को हम साइड पे ले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम यही सीन होगा। यहाँ पे केरोसिन ऑयल जो है, ये मिट्टी का तेल होता है, यहाँ पे जो केरोसिन ऑयल है इसको हम इतने 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, यहाँ पे आउटलेट के थ्रू इसको हम बाहर की तरफ ले जाते हैं कंडेंस करके। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे याद रखना है। तो बताने का मकसद क्या है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो वो जो कंडेंस होगा किस पार्ट में होगा, लोअर पार्ट में होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो जो वेपर्स होंगे वो राइज अप हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे टावर में। और जब वो वहाँ पे जाएंगे तो जाके जिस टेम्परेचर रेंज में उसका टेम्परेचर आएगा, जिस कंपार्टमेंट की रेंज में उसका टेम्परेचर होगा, वहाँ पे जाके वो कंडेंस होके किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद वो जो कंडेंस हुए, जितने भी वहाँ पे जो कंडेंस हुए हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा, उसको हम क्या करते हैं, द कंडेंस्ड लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन अ वेरियस शेल्व्स विच इज़ ड्रेन्ड ऑफ टू द सेपरेट स्टोरेज टैंक। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास केरोसिन ऑयल था, अब यहाँ पे जितना भी केरोसिन ऑयल उस क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद था, जब उसको टेम्परेचर मिला यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो 200 डिग्री सेल्सियस हुआ तो यहाँ तक आया, वो वेपर्स उसके यहाँ पे आए। जैसे ही 200 डिग्री सेल्सियस इस फ्रैक्शनिंग टावर के अंदर उसको मिलेगा तो यहाँ से वो क्या करेंगे, यहाँ पे वेपर्स आके कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पे कंडेंस होंगे तो ये जो बाहर की तरफ आउटलेट बना हुआ है ये वाला, इस आउटलेट के थ्रू इसको हम इस फ्रैक्शनिंग टावर में से बाहर ले जाएंगे और एक बड़े से स्टोरेज टैंक के अंदर उस सारे के सारे जितने भी वहाँ पे केरोसिन ऑयल होगा उसको उस स्टोरेज टैंक के अंदर दोबारा से कंडेंस किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे वो गैस की शक्ल में था, अब दोबारा जब हम उसको स्टोरेज टैंक में लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो लिक्विड की हालत में जाएगा। तो यहाँ पे ये काम होगा। द कलेक्टेड फ्रैक्शन आर नॉट प्योर। अब यहाँ पे जो कलेक्शन हुई है, चाहे हमने उसको बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पे जो आपको स्टोरेज टैंक के अंदर जो फ्रैक्शन मिलेगा वो भी 100% प्योर नहीं होगा। जब 100% वो प्योर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गैसेस जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो टेम्परेचर यहाँ पे है तो यहाँ से कुछ डीजल ऑयल के मालिक्यूल्स भी वहाँ पे चले जाएंगे, तो वो वहाँ पे एज अ इम्प्योरिटी जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं अगर कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में आए तो हमें इसको रीडिस्टिल्ड करना पड़ेगा। रीडिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है कि इसको दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, द कलेक्टेड फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जो आपने बाहर की तरफ हासिल कर लिया है, आर नॉट प्योर, अगर वो वहाँ पे वो प्योर नहीं होगा तो क्या करेंगे, दे अगेन रीडिस्टिल्ड, तो उसको हम एक दफ़ा दोबारा से साफ़ करेंगे। तो इसको दोबारा से जब साफ़ करेंगे तो क्या होगा, टू हैव अ बेटर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इससे क्या होगा कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन है उसकी सेपरेशन अब मज़ीद पहले से बेहतर हो जाएगी। तो इसको बार बार रीडिस्टिल्ड किया जाता है जब तक कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें हासिल नहीं हो जाता। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो ये टेम्परेचर की कुछ रेंज है, ये आपने याद रखनी है कि 340 डिग्री सेल्सियस हो तो वो किसके लिए होगा, वो होगा फ्यूल ऑयल के लिए। अगर 300 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो किसके लिए होगा, डीजल ऑयल के लिए। अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक होगा तो ये किसके लिए होगा, केरोसिन ऑयल के लिए।
केरोसिन ऑयल ये मिट्टी का तेल होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जेट्स के अंदर। इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल के अंदर। इसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस अगर होगा उसमें हमें क्या हासिल होगा, नेफ्था हासिल होगा। और अगर 65 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हमें पेट्रोल यानी कि गैसोलीन हासिल होगा। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें जितनी भी ये ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, ये सारी की सारी हमें इस टेम्परेचर के अंदर हासिल होंगी। तो ये जो फ्रैक्शनिंग टावर होता है ये वाला सारे का सारा, इसके अंदर जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स का यहाँ पे मेन रोल होता है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अक्सर सवाल आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्यूल ऑयल एंड केरोसिन ऑयल, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे क्रूड ऑयल क्या होता है और रेजिडुअल ऑयल क्या होता है। तो रेजिडुअल ऑयल जो है यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। अब रेजिडुअल क्या होगा, अब जो क्रूड ऑयल था जो कि आपने ज़मीन के नीचे से निकाला था, वो जो ऑयल है उस ऑयल को हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। आफ्टर डिस्टिलेशन, जब हम डिस्टिलेशन करते हैं वो तमाम के तमाम उसके अंदर लिक्विड्स जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस में आता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारे का सारा यहाँ से फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर आ जाएगा। और वो ऐसा तमाम के तमाम फ्रैक्शंस जिनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, उसके ऊपर जाके वो बॉयल होता है, तो वो यहाँ पे वेपराइज नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ से वो क्या होगा, सारे का सारा जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इसकी तरफ। तो यहाँ से आपको जो हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल ऑयल। ये होता है रेजिडुअल ऑयल। तो ये तमाम का तमाम ऑयल वो होता है जिसके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर 35 तक कार्बन एटम मौजूद होते हैं। कि 35 कार्बन की लंबी लंबी चेन होती हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। तो वो यहाँ पे क्योंकि वेपराइज नहीं होते, इसलिए वो यहाँ पे फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर आपको अलहदा से जो बाहर की तरफ आउटलेट बनाई जाती है वहाँ पे आपको हासिल होता है। इस ऑयल को हम कहते हैं रेजिडुअल ऑयल। अब ये जो रेजिडुअल ऑयल होता है इसके अंदर एग्जांपल आपने याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट डाउन दी 3 एग्जांपल्स ऑफ रेजिडुअल ऑयल। तो उसके अंदर आपने बताना है ये एक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो कि हम मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में अप्लाई करते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया। तो ये सारे का सारा क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। उसके बाद है पैराफिन्स, ये कैंडल्स बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैराफिन्स, वैक्स। और साथ में क्या है, एसफॉल्ट। तो जो एसफॉल्ट होता है ये भी आपके पास क्या है, रेजिडुअल ऑयल ही होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनिंग कॉलम। फ्रैक्शनिंग कॉलम क्या होता है इसके बारे में बताएं। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेन स्टेप्स दैट आर कैरिड आउट ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के दौरान कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। इसके अंदर जो और भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आगे टेबल हम करेंगे जिसके अंदर हम फ्यूल ऑयल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, नेफ्था और गैसोलीन इनके बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।